पहलगाम के बाईसारन वैली, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, अनफॉर्चुनेटली टेरर अटैक का सेंटर बन गया। इस टेरर अटैक की जिम्मेदारी लेता है टीआरएफ द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो लश्कर तैयबा का एक प्रॉक्सी ग्रुप है। ये ग्रुप 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद एक्टिव हुआ। इसका हिस्टोरिकल कनेक्शन पाकिस्तान के साथ है। टीआरएफ के मिलिटेंट्स यानी कि टेररिस्ट ने जो हरकत किया, उसकी वजह से हमारे पूरे देश में और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिप्लोमेटिक टेंशंस काफी बढ़ गए हैं। टेंशन्स बढ़ना लाजमी भी है, क्योंकि 26 मासूम टूरिस्ट जो अपनी फैमिली के साथ एक हैप्पी गो मोमेंट को स्पेंड कर रहे थे उस वैली में, उन्हें बहुत ही बेरहमी से इन टेररिस्ट के ग्रुप्स ने मार डाला। ये परिचय देते हुए कि इनमें इंसानियत नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। इस हरकत की वजह से हमारा पूरा देश बहुत ही गुस्से में है। साथ ही गवर्नमेंट से अपील भी कर रहा है कि वो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले, ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत करने से पहले हजारों बार सोचे। आइए इस ट्रेजेडी के प्रभाव को समझते हैं। सरकार के क्या कदम हैं, उनके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। 2016 में जब उरी अटैक हुआ था, उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था, ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर। उनका ये स्टेटमेंट पहलगाम अटैक के बाद इंडिया की एंटी टेररिज्म पॉलिसी को डिफाइन करता है। इंडिया ने 5 एक्शन प्लान लिया है, बहुत ही अच्छे मेजर्स लिए हैं पहलगाम टेरर अटैक के बाद। ये 5 एक्शन प्लान क्या है, इसे समझते हैं। पहला जो उन्होंने एक्शन लिया है वो ये है कि सबसे पहले उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। ये क्या है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। दूसरा, उन्होंने अटारी वाघा बॉर्डर को क्लोज कर दिया है। अटारी वाघा बॉर्डर आपको पता होगा कि इंडिया का जो पंजाब है, वहाँ पे अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गाँव है अटारी, और जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहाँ पे एक लाहौर के पास एक छोटा सा गाँव है वाघा। तो अटारी वाघा बॉर्डर जो है, यहाँ पे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होता था, ट्रेड के लिए भी अच्छा रूट था ये, और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट विजिट करते थे। फिलहाल के लिए पहलगाम अटैक के बाद इस पूरी की पूरी बॉर्डर को क्लोज कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। तीसरा एक्शन उन्होंने लिया, सार्क वीजा एक्सेम्पशन। सार्क आपको पता होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें कुल 8 मेंबर्स हैं। कौन कौन है वो देख लेते हैं। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, भूटान। ये जो 8 मेंबर्स हैं सार्क के, ये इंडिया में या बाकी इन कंट्रीज में बिना किसी वीजा के ट्रैवल कर सकते थे। कौन कर सकता था? हाई डिग्निटरीज, मतलब जो पार्लियामेंट्रीज थे, जजेस थे, या जो भी बिजनेसमैन थे, या जो भी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स थे, वो बिना वीजा के इन कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते थे। ये इनिशिएटिव 1992 में लाया गया था। फिलहाल के लिए इसको भी कैंसिल कर दिया गया है। अब कोई भी बिना वीजा के इंडिया में ट्रैवल नहीं कर सकता, चाहे वो कितना बड़ा तुर्रम खान ही क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा हायर रैंक का ऑफिसर क्यों ना हो। चौथा जो स्टेप लिया गया, वो कहा गया कि पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइजर्स को बाहर निकालो, मतलब उनको इनके देश भेज दो। आर्टिकल 9 जो है वीना कन्वेंशन 1961 का, वहां पे एक वर्ड यूज हुआ है, पर्सोना नॉन ग्रेटा। पर्सोना नॉन ग्रेटा कहता है यू आर अनवेलकम, मतलब आपका हमारे देश में बिल्कुल भी स्वागत नहीं है, आपको हमारे देश में आने की जरूरत नहीं है। इस चीज को कोट करते हुए जितने भी पाकिस्तान के मिलिट्री एडवाइजर्स थे, उन्हें पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया है हमारी गवर्नमेंट ने। उन्हें बोला गया है कि तत्काल प्रभाव से आप हमारे देश को छोड़कर चले जाइए। 5वां स्टेप जो लिया है, वो डिप्लोमेटिक पर्सोनल्स जो पहले 55 थे, उन्हें 50 कर दिया गया है। इन सारे स्टेप से पाकिस्तान को एक अच्छा मैसेज तो जा रहा है कि भैया आपकी टेररिस्ट अटैक एक्टिविटी को हमारी देश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला है। सबसे इम्पैक्टफुल मेजर जो मुझे लगा वो है इंडस वाटर ट्रीटी। ये क्या है, इससे समझते हैं। ये अटारी वाघा बॉर्डर आप देख सकते हैं, ये अमृतसर और लाहौर के पास ये जगह है। ये बॉर्डर को फिलहाल के लिए सील कर दिया गया है। चलिए इंडस वाटर ट्रीटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो भैया, इसको शुरू से समझते हैं। जब बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान को लेकर, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को 3 टुकड़े में बांटा, पहला बटा ईस्ट पाकिस्तान, जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, दूसरा वेस्ट पाकिस्तान, जिसे हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, और तीसरा हमारा प्यारा सा इंडिया, जो मेन लैंड इंडिया था। तो कहते हैं कि जब बंटवारा हुआ तो सिर्फ जमीन ही नहीं बटी, रिसोर्सेज भी बटे। मिलिट्री ऑफिसर्स को भी बांटा गया, आईएएस ऑफिसर्स को भी बांटा गया, और जब रिसोर्सेज बटे तो उसमें पानी का भी बंटवारा हुआ। उसी पानी के बंटवारे के लिए इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था 19 सितंबर 1960 में। ये ट्रीटी पूरे 9 साल के निगोशिएशन के बाद साइन हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान में 9 साल तक नेगोशिएशन चला था इस ट्रीटी को साइन करने के लिए, और फिर कब साइन होता है? 19 सितंबर 1960 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू
और आयूब खान जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे और वर्ल्ड बैंक ने इसमें मीडिएट किया था। इन तीनों ने मिलकर इस ट्रीटी को 19 सितंबर 1960 में साइन किया। इस ट्रीटी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कोई भी एग्जिट क्लॉज नहीं है। आप कभी भी इस ट्रीटी से बाहर नहीं निकल सकते, यूनिलेटरली आप इसको टर्मिनेट भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा बता देते हैं कि अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट लाना है तो दोनों पार्टीज की कंसेंट होना जरूरी है। ये कौन कहता है? ये आर्टिकल नंबर 12 कहता है इंडस वाटर ट्रीटी का। वो कहता है कि अगर कोई भी अमेंडमेंट प्रोसेस आपको लाना है तो दोनों पार्टी की कंसेंट होनी चाहिए। फिर कहते हैं कि मान लो कभी कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो क्या करेंगे? तो आर्टिकल 9 जो है इंडस वाटर ट्रीटी का वो कहता है कि भैया आप अपना डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए परमानेंट इंडस कमीशन के सामने अपने ग्रीवियंसेस को रेज आउट करिए। वहां से आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास चले जाइए। वहां भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आर्बिट्रेटर्स के पास चले जाइए। मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने का कोई भी प्रावधान इस ट्रीटी में मेंशन नहीं किया गया है। इंडस वाटर ट्रीटी को समझने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि पानी का बंटवारा हुआ कैसे। तो देखिए, जो ये इंडस नदी है ना, ये कहाँ से निकलती है? तो ये भोकरशु ग्लेशियर से निकलती है। इसको ज्योग्राफिकल लोकेशन याद करने के लिए आप याद रख सकते हैं कि कैलाश पर्वत सुना है आपने, भोलेनाथ की नगरी। तो कैलाश पर्वत वहां पे है, वहां पे नजदीक में कैलाश मानसरोवर है। तो वहीं के आसपास से ये इंडस नदी बहती हुई इंडिया में एंटर करती है लद्दाख रीजन में, और इंडिया से होते हुए फिर ये पाकिस्तान में जाती है और फिर अरब सागर में जाके मिल जाती है, मतलब अरेबियन सी में। तो ये इंडिया से होकर पाकिस्तान में जाते हुए अरब सागर में मिलती है। तो कहा गया इसको बांटो। कैसे बांटेंगे? तो इंडस वाटर ट्रीटी की ना 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन कौन सी? तो इंडस, झेलम, चेनाब, रावीज, बीस, सतलज। तो ये 6 जो रिवर्स थी इनको बांटने की बात हुई। तो कहा गया कि देखो भैया, जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं मतलब इंडस, झेलम और चेनाब, इन्हें पाकिस्तान को दे दो, और जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं उन्हें सतलज, रावीज और बी, इन तीनों को इंडिया को दे दिया जाए। तो इस तरीके से रिवर्स को बांट दिया गया। साथ ही साथ रेस्ट्रिक्शन भी लगा दिया गया इंडिया के ऊपर कि जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, मतलब जो वेस्ट की तरफ रिवर्स फ्लो करते पाकिस्तान जा रही हैं, उसके रिगार्डिंग कभी भी उसके पानी को रोकने के लिए इंडिया कोई भी डैम या रिजर्वायर्स नहीं बनाएगा। और जो भी तुम्हें डैम या रिजर्वायर्स बनाना है वो तुम सतलज, बीज और रावी के रिगार्डिंग बना सकते हो। सारे राइट्स आपके पास एक्सक्लूसिवली इन ईस्टर्न रिवर्स के रिगार्डिंग है। वेस्टर्न रिवर्स के रिगार्डिंग इंडिया के पास कोई भी अधिकार नहीं था। तो इंडस वाटर ट्रीटी में ये सारी चीजें मेंशन की गई। पानी को भी बांट दिया गया। अब बवाल ये शुरू हो रहा है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देते हैं तो पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान होगा। भाई बहुत भारी मात्रा में उनको नुकसान होने वाला है, क्योंकि 237 मिलियन पीपल इस इंडस वाटर सिस्टम पे बेस्ड हैं। 93% वाटर जो है इंडस वाटर रिवर का वो इरिगेशन के लिए पाकिस्तान यूज करता है। 80% लैंड जो है ना पाकिस्तान का, वो पूरा का पूरा वहां पे जितना भी एग्रीकल्चर का काम होता है वो पूरा का पूरा इंडस वाटर सिस्टम पे बेस्ड है। 25% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है आपका इंडस वाटर सिस्टम उनके लिए, लेकिन फिर भी उन्हें समझ में नहीं आया जो उन्होंने इतनी घिनौनी हरकत कर दी। तो इस सस्पेंशन की वजह से इनको भारी मात्रा में नुकसान होने वाला है। और साथ ही साथ जितने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना, वो सब कुछ भी इनके इसी वाटर सिस्टम पे ही बेस्ड हैं। अब जब सस्पेंशन हो जाएगा तो कह रहे हैं कि देखो भाई, सस्पेंड कर सकते हैं हम इस ट्रीटी को, टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें कोई एग्जिट क्लॉज नहीं है। मैंने पहले भी बता दिया। अब एग्जिट क्लॉज नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया के पास पावर है कि वो वाटर के सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जो नेचुरली पानी बह के जा रहा है नदियों के माध्यम से, उन्हें तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ, जो भी पानी डैम के माध्यम से स्टोर किया गया है उसके सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके सप्लाई को भारत मैनेज कर सकती है। और पानी एक बार ही रोक दिया गया तो पीने के लिए, नहाने के लिए, इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हर चीज के लिए पानी की बहुत महत्वता है। ये आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर पानी के बहाव को रोक देते हैं, जो स्टोर्ड वाटर है उनको भी कंट्रोल कर लेते हैं, तो इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत भारी मात्रा में नुकसान होगा। बहुत अच्छा सबक सीख लेंगे वो लोग। ठीक है, फिलहाल उनका जो रुख है वो काफी अजीब है, अभी इस पे भी बात करेंगे। तो आप पानी के बहाव को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके और क्या क्या इंप्लीकेशंस होंगे? तो जितने भी हाइड्रोलॉजिकल डाटा इंडिया शेयर कर रही थी पाकिस्तान के साथ, उन सारे डाटा को अब आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है। जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के रिगार्डिंग, तो क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कि आप कोई डैम या रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं इंडस, झेलम और चेनाब के रिगार्डिंग। तो कह रहे हैं नहीं नहीं, ये सारे रेस्ट्रिक्शंस अब हट जाएंगे। अब हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाएंगे, हम डैम्स बनाएंगे और उस पानी को रोकने की कोशिश करेंगे। फिर कह रहे हैं कि और इसको रोका भी गया है। अगर आपने देखा हो तो बागीलहर डैम जो है
बागलीहर डैम और सलाल डैम जो चिनाब रिवर पे है उसके पानी को रोक भी दिया गया है। तो ये सारे स्टेप्स गवर्नमेंट जो ले रही है वो काफ़ी अच्छे, काफ़ी प्रेजेबल है, मुझे काफ़ी अच्छे भी लगे। तो ये 2 इम्प्लीकेशंस हो गए। तीसरा जो है आप इसको देखिए, किशन गंगा करके एक ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, झेलम की ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा। इस ट्रिब्यूटरी पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा था और चेनाब का रातले प्रोजेक्ट बन रहा था, रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब क्या होता था कि जो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स हैं ना वो जम्मू कश्मीर में विजिट करते थे इस प्रोजेक्ट की मुआयना करने के लिए, देखने के लिए कि सब कुछ काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब ट्रीटी सस्पेंड हो जाएगी तो उनको भी भारत में आने से मना कर दिया गया है कि आप भारत नहीं आ सकते हैं। पर्सोना नॉन ग्रेटा तो लगाया गया है, साथ ही साथ जब ट्रीटी का सस्पेंशन होगा तो उनका भारत आना वैसे भी कम हो जाएगा। उन्हें मतलब कम क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि अब आपको भारत में आने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे टीटी के सस्पेंशन होने के सारे इम्प्लीकेशंस हैं। अब सबसे बढ़िया आता है कि क्या भारत ये काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है भारत। आर्टिकल 62 जब आप पढ़ेंगे वीना कन्वेंशन का तो वो कहता है कि अगर ट्रीटी साइन हुआ है तो ट्रीटी साइन होने के 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल बाद अगर कोई भी फंडामेंटल चेंजेस होते हैं सर्कमस्टांसेस में तो आप उस ट्रीटी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर सकते हैं। टर्मिनेशन का क्लॉज होता अगर इंडस वाटर ट्रीटी में तो टर्मिनेट भी कर सकती थी गवर्नमेंट, पर टर्मिनेशन का क्लॉज नहीं है तो सस्पेंड किया जा सकता है और जो कि कर भी दिया गया है। बागलीहर डैम और सलाल डैम के पानी को जो चिनाब रिवर पे है उसे रोक भी दिया गया है। मुझे ये स्टेप काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्रेजेबल लगता है, काफ़ी बोल्ड स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। बात ये भी हो रही है कि वॉर जैसी सिचुएशन क्यों नहीं अनाउंस कर देते पाकिस्तान के लिए। तो देखो भाई, वॉर हमेशा लास्ट पड़ाव होना चाहिए। जब आपके पास कुछ भी नहीं बचता, आपने हर चीज़ों को अपना के देख लिया कि अब ये व्यक्ति सुनने वाला नहीं है, तब आपको वॉर के पास जाना चाहिए। तो कहते हैं कि आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं वॉर के रिगार्डिंग। वॉर ना हो उसके अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं? आप डिप्लोमेटिक अप्रोच अपना सकते हैं जो कि इस समय गवर्नमेंट ने अपनाया है। आप इकोनॉमिक टेंशन उनके देश में बढ़ा सकते हैं ट्रेड की सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करके, और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, आप मिलिट्री अप्रोच ले सकते हैं, ऑपरेशनल अप्रोच ले सकते हैं। जब आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं तो तब आपको वॉर पे कूच नहीं करना चाहिए। वॉर हमेशा लास्ट स्टैंड होना चाहिए। और वैसे भी हमारे देश का जो मूल भावना है वो वसुधैव कुटुंबकम का है कि पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। तो हमारे जो भी एक्शंस होने चाहिए उसमें दया, करुणा, इंसानियत, समझ और सबक भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के जो ये 5 एक्शन प्लान है वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छे तरीके से सबक सिखाएगा पाकिस्तान को। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।